हेलो दोस्तों, नमस्कार। डांडिया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल। आज अपन जो वैदिक सभ्यता के बारे में अपन बात कर रहे थे, वो वैदिक सभ्यता कुछ टॉपिक और रह गए थे अपने। बात चल रही थी अपनी वैदिक सभ्यताओं की विशेषताएं। मैंने कल बात करी थी कि वैदिक सभ्यताएं की विशेषताओं के अंदर वैदिक सभ्यता कब से कौन सा ईसा पूर्व से कौन सा ईसा पूर्व तक पूरा काल हुआ था अपना। जो अपने वैदिक सभ्यता के अंदर इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला है पूर्व या फिर ऋग्वेद काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूरा जो वैदिक काल सभ्यता की जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक इसका क्या रहेगा, समय रहेगा। कल अपन ने इसकी बात हुई थी। दूसरी बात, अपने जो ऋग्वेद काल था जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक थी, और उत्तर वैदिक काल था जो 1000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व था। अब इनकी विशेषताओं की बात करते तो अपन इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करेंगे, राजनीतिक जीवन की बात करेंगे, आर्थिक जीवन की बात करेंगे, सबकी अपन बात करते हैं। तो अपना शुरुआत में रहेगा कि अपना वैदिक सभ्यताओं की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें अपना पहला टॉपिक है अपना इसमें भौगोलिक स्थिति। पहला है भौगोलिक स्थिति अर्थात वैदिक कालीन में वैदिक सभ्यताओं के जो आर्यों का जो भौगोलिक स्थिति कैसी थी। पहले कहाँ थे, पहले फिर दूसरी जगह था उत्तर वैदिक काल के अंदर ये कहाँ पे आ गए थे, तो अपन उनके बारे में बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, दिलचस्पी टॉपिक है भौगोलिक स्थिति। देखो मैंने ये भी बताया था आर्यों का निवास स्थान अलग अलग विद्वान ने अलग अलग की बात करी थी, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो जैसे सब सपोज करो ये अपना भारत देश, ये मान लो ये अपना भारत देश। भारत देश के अंदर इससे पहले मैं बात कर रहा हूँ भौगोलिक स्थिति की। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ भौगोलिक स्थिति। आर्यों की जो भौगोलिक स्थिति थी, देखो सबसे पहले ये अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला क्षेत्र है। ये वाला जो भारत का अपना भाग भी पड़ जाता है, ये उत्तरी और पश्चिम भाग में। ये भाग अर्थात 7 नदियों का जो संगम होता है, इसको अपन कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश किस नाम से कहलाता था ये? अर्थात जो चिनाब है, व्यास है, रावी है, झेलम है, ये अर्थात ये 7 नदियों का संगम था। तो ध्यान देना, तो ये वाला स्थिति को जो अपने देखो अगर बात करते हैं तो भारत में कौन कौन से अपने राज्य आते हैं। देखो सब सैंधव के अंदर इधर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, इधर से यूपी का आ जाता है अपना उत्तरी पश्चिम भाग अर्थात, और जम्मू का कुछ क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश के अंदर आता है। बात करते हैं कि पहले जो आर्य लोग थे, आर्य लोग क्या करते थे पहले ऋग्वेद काल के अंदर। कौन से काल के अंदर? ऋग्वेद काल के अंदर।
ऋग्वेद काल के अंदर आर्यों का निवास स्थान कौन सा था? सप्त सैंधव प्रदेश। आर्यों का निवास स्थान कौन से काल के अंदर? ऋग्वेद काल के अंदर कौन सा था? सप्त सैंधव प्रदेश था। ध्यान देना, अब ये धीरे धीरे, अर्थात मैंने आपको बताया था कि आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश कहने वाला विद्वान का नाम क्या था? देखो, एक का नाम था कहने वाला व्यक्ति का नाम था, पहला डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति क्या नाम था? डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। ये दोनों व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि आर्यों का निवास स्थान था जो सप्त सैंधव प्रदेश था। कहने वाला व्यक्ति का नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। अब देखो, और बात कब की है? ऋग्वेद काल के अंदर। मैंने बताया था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वेद काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद काल की बात करते हैं। ऋग्वेद काल के अंदर आर्यों का निवास स्थान था सप्त सैंधव प्रदेश। अब देखो, सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य लोग धीरे धीरे नीचे की ओर आए, नीचे की ओर आए, और नीचे की ओर आने के बाद में हमारे भारत के, अर्थात ये कौन से देश के अंदर आ गए? मध्य देश के अंदर। कौन से देश के अंदर आ गए? मध्य देश के अंदर। मध्य देश के अंदर आ गए तो कहने वाला कौन सा व्यक्ति था, कौन सा विद्वान था कि आर्यों का निवास स्थान मध्य देश में था? कहने वाला व्यक्ति का नाम था राजवल्ली पांडे, राजवल्ली पांडे। कहने वाला व्यक्ति का नाम था राजवल्ली पांडे। ये वाला व्यक्ति कहता है कौन? कि आर्यों का निवास स्थान मध्य देश बताने वाला व्यक्ति का नाम था राजवल्ली पांडे। अब देखो, हमारे जो भारत में उत्तरी पश्चिम भाग के अंदर हमारा एक पर्वतमाला फैला हुआ है। वो हमारा पर्वतमाला कौन सा है? हिमालय। कौन सा? हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ है। पर्वतमाला। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद काल के अंदर सप्त सैंधव प्रदेश के जो आर्य लोग रहते थे तब कौन सा पर्वतमाला था? तो हिमालय पर्वतमाला। मध्य देश के अंदर, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर आर्य लोग पश्चिम से पूर्व की ओर आए थे। तो हमारा जो मध्य देश के अंदर जो पर्वतमाला फैली हुई थी वो कौन सी थी? विंध्याचल पर्वत। कौन सी थी? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत हमारे, तो ये टाइम कौन सा हो गया? टाइम हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल। कौन सा हो गया? उत्तर वैदिक काल। कहने का भावार्थ ये है कि ऋग्वेद काल के अंदर आर्यों का निवास स्थान था सप्त सैंधव प्रदेश, और जो आर्यों का उत्तर वैदिक काल के अंदर जो आर्यों का निवास स्थान था वो कहाँ था? मध्य देश के अंदर था। मध्य देश के समय था जो यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे जब कौन सी पर्वतमाला फैली थी? विंध्याचल पर्वत। अब देखो, ये पश्चिम में थे, शुरुआत में आर्य पश्चिम में थे, पूर्व की ओर आए, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर आए। इनका किधर की ओर पलायन हुआ था? पूर्व की ओर। तो एक आर्यों का राजा था, एक आर्य का राजा का नाम था विथेत माधव, और दूसरे व्यक्ति का नाम था राहुल गुणभद्र। तो दो व्यक्ति, आर्यों के राजा विधेत माधव और राहुल गुणभद्र ने
पश्चिम से और पूर्व की ओर आर्य को लाने का श्रेय किनको जाता है? आर्यों के राजा दो था, विदेह माधव और राहुल गुणभद्र। तो ये ध्यान देना अपन दोस्तों कि ये अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर कौन कौन सा विद्वान मानने वाला था? डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। तो अपन को भौगोलिक स्थिति में अर्थात कहने का भावार्थ ये है कि आर्यों का जो निवास स्थान था पहले सप्त सिंधु प्रदेश में था और दूसरी बार जब आए थे पश्चिम से पूर्व की ओर तो इन्होंने कहाँ पे जवाब रखा था? मध्य देश के अंदर। ये अपनी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात हुई। अब इनके बारे में अगली जो अपनी है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ भाई, आगे देखो। अब देखो वैदिक सभ्यता के अंदर आर्यों का राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक जीवन, टॉपिक है वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन कैसा था? देखो वैदिक आर्यों का जो राजनीतिक जीवन था अर्थात देखो राजनीतिक जीवन में वैदिक आर्यों की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे कि सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? प्रशासन की दृष्टि से। प्रशासन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? प्रशासन की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई कौन थी? देखो सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर अपन डिवाइड करेंगे, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। पहला है अपना जो अपन ने बात करी थी ऋग्वैदिक काल, इधर अपन बात करेंगे। दूसरा मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में अपन डिफरेंट करेंगे। देखो क्या क्या चीज है, ऋग्वेद काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या था। देखो प्रशासन की दृष्टि से ऋग्वेद काल में आर्यों का जो राजनीतिक जीवन था प्रशासन की दृष्टि से, मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रशासन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। सबसे छोटी इकाई थी कौन सी? कुल। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल। कुल के कुल मिलकर बन गए, क्या बन गए थे वो? ग्राम। क्या बन गए थे? ग्राम। और ग्राम बन के क्या बन गए थे? विश्व। क्या बन गए थे? विश्व। और विश्व बन के क्या हो गए थे? जन। क्या हो गए थे? जन। अर्थात वैदिक काल के अंदर आर्यों की सबसे छोटी, प्रशासन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कुल थी और सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? जन। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं प्रशासन की दृष्टि से। प्रशासन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कुल। अब देखो कुल का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था अध्यक्ष, वो कहलाता था कुलूप। क्या कहलाता था? कुलूप कहलाता था। ग्राम का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था ग्रामीण। क्या कहलाता था? ग्रामीण कहलाता था। विश्व का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता था विश्वपति। क्या कहलाता था? विश्वपति कहलाता था। जन का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता
वो कहलाता है जनस्य गोपा। क्या कहलाता है? जनस्य गोपा, या फिर इसे कह सकते हैं गोपति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अपन को ये ध्यान रखना है, सबसे प्रशासन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है कुल। सबसे छोटी इकाई है कुल, जिसका अध्यक्ष होता था कुलुप। इससे कुल मिलकर ग्राम बने। ग्राम थोड़ा बड़ा होता है, ग्राम के जो अध्यक्ष होता है वो ग्रामीण कहलाता है, और ग्राम बनकर क्या क्या बना? विश, और विश का जो अध्यक्ष होता है वो कहलाता है विशपति, और विश से जो फिर जन बन गए, तो जन के बाद में उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है जनस्य गोपा, और गोपा, और फिर बाद में नहीं तो इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? गोपति। सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, प्रशासन की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जन। देखो, ये तो अपना ऋग्वेद काल के अंदर हुआ। उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें, उत्तर वैदिक काल के अंदर उत्तर वैदिक काल में सबसे उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है? जन। देखो, यहां पे भी ऋग्वेद काल के अंदर सबसे बड़ी इकाई जन कहलाती है, वहां पे भी जन। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर यहाँ पे जन बहुत बड़ा हो जाता है, जन बराबर क्या हो जाता है अपना, इसमें जनपद कहलाएगा। तो कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रशासन की दृष्टि से सबसे बड़ी इकाई कहलाती है क्या? जनपद। लेकिन ऋग्वेद काल के अंदर सबसे बड़ी इकाई कहलाएगी क्या? जन कहलाएगी। अगली बात है, उत्तर वैदिक काल के अंदर ही सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी अपनी? वही जो यहाँ पे ऋग्वेद काल के अंदर सबसे छोटी इकाई थी कुल, तो छोटी इकाई क्या हो जाएगी? यहाँ पे भी कुल हो जाएगी, ये वाली कुल। तो अपने ऋग्वेद काल के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर दोनों में डिफरेंट है। ओनली सबसे छोटी इकाई एक रहेगी अपनी, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है कि सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे जनपद है उत्तर वैदिक काल के अंदर, और ऋग्वेद काल के अंदर सबसे छोटी इकाई ओनली क्या कहलाती है? जन। इनको अपन को अध्यक्ष वगैरह भी पूछा जाता है। ध्यान देना कि वैदिक कालों के अंदर, वैदिक कालीन में ग्राम का जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता है? ग्रामीण। और जो वैदिक आर्यों के जो विश का जो अध्यक्ष होता था वो कहलाता है विशपति के नाम से जाना जाता है। ये तो अपनी कुछ बात रही। अब देखो, ऋग्वेद काल के अंदर ही, पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, फिर अपन इनसे दोबारा डिफरेंट की बात करेंगे। हाँ भाई, अपन बात करेंगे यही ऋग्वेद काल की और उत्तर वैदिक काल की। देखो, ऋग्वेद काल के अंदर 3 सभा होती थी। 3 जो अपन कह सकते हैं जिसको किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से नहीं जाना जाता है। तो 3 अपनी सभा होती थी। देखो, पहला, ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं, पहली जो सभा होती थी उसको हम विथित के नाम से जाने जाती है। दूसरी है जो इसके अंदर सभा के नाम से जानी जाती है। तीसरी हमारी जो जानी जाती है पहला है विदत, दूसरा है अपना सभा, और तीसरी अपने, 1 मिनट, समिति। देखो,
3 अपनी इसके अंदर सभा होती थी। इनकी जो कार्य, जो क्या क्या इनके अंदर ऋग्वेद काल के अंदर क्या क्या चीज़ है, इनके अपन को ध्यान देना है कि विधत, सभा और समिति, 3 अपनी जो सभा होती थी, जो तीनों के अलग अलग अपन बात करेंगे। देखो, ये हमारी ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन जो हमारी सभा होती थी वो हमारी कौन सी थी? विदत। देखो, ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी या प्राचीन संस्था कौन सी है? हमारी विदत। ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी संस्था पूछी जाए तो 3 संस्था है ऋग्वेद काल के अंदर, विदत, सभा और समिति। तो विदत जो ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी संस्था है। ऋग्वेद काल के अंदर इसका उल्लेख की बात करते हैं। कितनी बार उल्लेख हुआ है इसका? 122 बार इसका क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 122 बार उल्लेख हुआ है विदत की। सभा की बात करते हैं, सभा और समिति। सभा के अंदर इसका ऋग्वेद काल के अंदर इसका उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 8 बार इसका उल्लेख हुआ है। समिति की सबसे ऋग्वेद काल के अंदर जो उल्लेख हुआ है वो उल्लेख कितनी बार हुआ है? इसका उल्लेख 9 बार इसका उल्लेख हुआ है। कितनी बार हुआ है इसका? 9 बार इसका उल्लेख हुआ है। सबसे श्रेष्ठ संस्था कौन सी है? सभा। सबसे श्रेष्ठ संस्था कौन सी है? सभा। और सामान्य संस्था की बात करते हैं। सामान्य संस्था कौन सी है? समिति। सामान्य संस्था कौन सी है? अपनी समिति। दूसरी बात, सभा के जो लोग होते थे, दूसरी बार बात कर रहा हूं मैं। सभा के जो लोग होते थे वो किस नाम से जाने जाते थे? सभा के लोग होते थे पितेर के नाम से, वृद्ध के नाम से भी जाने जाते थे, और नरिष्ठ के नाम से भी जाने जाते थे। अपन को ध्यान देना है कि सभा के अंदर सभा के जो लोग होते थे वो किस नाम से? पितेर के नाम से, वृद्ध के नाम से और नरिष्ठ के नाम से भी जाने जाते थे। अगली बात है समिति की जो अध्यक्ष होता था, क्या होता था? अध्यक्ष होता था, वो किस नाम से जाने जाते थे? वो ईशान के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? ईशान के नाम से जाने जाते थे। दूसरी बात, इसमें देखो कौन कौन से व्यक्ति, महिला और पुरुष भाग लेते थे, किसी में पुरुष ही पुरुष भाग लेते थे, इनकी अपन बात और करेंगे। देखो, विदत जो संस्था है, इसमें विदत जो संस्था है, इसके अंदर अपन को यह ध्यान देना है, इसमें पुरुष प्लस महिला दोनों ही भाग लेते थे। विदत जो सभा थी उसमें पुरुष व महिला दोनों ही भाग लेते थे। सभा के अंदर भी पुरुष प्लस महिला दोनों ही भाग लेते थे। लेकिन समिति जो संस्था थी, इसके अंदर केवल कौन भाग लेता था? केवल पुरुष भाग लेते थे।
इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती थी। जो अगली बार सभा और समिति संस्था थी, सभा और समिति जो संस्था थी, ध्यान देना ये दोनों सभा और समिति संस्था है राजा को नियंत्रण करने के लिए। जो आर्यों के राजा थे इनको नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि वो अपनी मन मर्जी वगैरह नहीं चलाए, किसी के ऊपर जो तो जनता के ऊपर कोई गलत अत्याचार न करे, तो ये संस्था सभा और समिति बनाई गई थी। अर्थात राजा के, ये ऐसे कह सकते हो सभा और समिति किस कारण से हमारे वैदिक काल के अंदर इसलिए इसको संस्था बनाई गई, राजा पर नियंत्रण बनाने के लिए। कौन सी संस्था? सभा और समिति, दोनों संस्था है राजा पर नियंत्रण रखने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। ध्यान देखो दोबारा देख लो अपने एक बार और। वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल अपने दो भागों में बांटा गया है, ध्यान देना। एक तो अपना ऋग्वेद काल या इसे पूर्व वैदिक काल, पूर्व ऋग्वेद काल भी कह सकते हैं। दूसरा है अपना उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं अपन, उत्तर वैदिक काल की बात नहीं कर रहे। उत्तर वैदिक काल की अपन बात अभी करेंगे, ओनली ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद काल के अंदर 3 संस्था थी, ध्यान देना, 3 संस्था बनाई गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यताओं के अंदर जो आर्यों की जो संस्था थी उसमें कौन सी नहीं है। तो ध्यान देना, तीनों को अपनी संस्था को याद रखना है, विदथ, सभा और समिति। इनमें क्या क्या चीज है? विदथ के अंदर ऋग्वेद, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल में आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? विदथ। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं, क्वेश्चन आ जाता है वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी संस्था कौन सी है? अपनी विदथ। अर्थात ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी संस्था। इसका विधेयक का ऋग्वेद काल के अंदर, ऋग्वेद के अंदर हमारे कितनी बार उल्लेख हुआ है? इसका 122 बार उल्लेख हुआ है। दूसरी बात सभा, लेकिन विदथ के अंदर जो भाग लेते थे पुरुष प्लस महिला, अर्थात दोनों ही भाग लेते थे। सभा के अंदर जो ऋग्वेद के अंदर कितनी बार उल्लेख हुआ है? 8 बार उल्लेख हुआ है। सभा संस्था है जिसका 8 बार उल्लेख हुआ है। सबसे श्रेष्ठ संस्था किसको बताया गया है? कौन सी संस्था को बताया गया है? सभा को बताया गया है। दूसरी बात, सभा के अंदर जो लोग भाग लेते थे उन्हें किस किस नाम से जाना जाता था? देखो, उनको पितेर के नाम से जाना जाता है, वृद्ध के नाम से जाना जाता है और नरिष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात है, लेकिन इसमें भी पुरुष और महिलाएं भाग लेती हैं। इसके अंदर दूसरी बात है समिति के अंदर इसका ऋग्वेद काल के अंदर 9 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 9 बार उल्लेख हुआ है। ये श्रेष्ठ संस्था ना होकर कौन सी है? सामान्य संस्था है। लेकिन इसके अंदर केवल कौन भाग लेते हैं? पुरुष ही भाग लेते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? वैदिक काल के अंदर ऐसी कौन सी संस्था थी? जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते थे? तो कौन सी है? समिति के अंदर थी, लेकिन कैसी? सामान्य संस्था थी। अगली बात है, समिति का जो अध्यक्ष होता था, ध्यान देना कि वैदिक काल के अंदर कौन सी संस्था के अंदर अध्यक्ष ईशान कहलाता था? वो है समिति के अंदर। अगली बात है, ये सभा और समिति क्यों बनाई गई है? क्यों संस्था बनाई गई है? क्योंकि यह राजा पर नियंत्रण रखने के लिए इसको बनाई गई थी। कौन सी समिति? सभा और समिति बनाई गई थी। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, आगे अपन बात करेंगे।